नमस्ते। बातचीत के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। आतमजीत सर जैसा आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं और तमाम सवाल, तमाम चुनाव को लेकर के जिस तरीके से इस समय कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, बार-बार सोशल मीडिया पर लोग पूछते हुए देखे जा रहे हैं। आज उनमें से कुछ सवालों के जवाब हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। आतमजीत सर 2 चरण के चुनाव अब तक हो चुके हैं यानी 190 सीटों की जो है वो वोटिंग पूरी हो चुकी है। इन दोनों चरणों में जो कॉमन रहा वो था पिछले बार के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले वोट प्रतिशत में गिरावट। ये जो गिरावट थी, अभी हम इस पर भी थोड़ी बात करेंगे कि ये गिरावट क्यों थी, क्या वजहें थीं और साथ ही साथ इसका क्या असर होगा। और अब आने वाले चरणों में जो रणनीतियाँ रहेंगी, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन की हो या कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के लिहाज से। उसके पहले हम उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में एक छोटी-सी बात थोड़ा-सा एक संक्षेप में एक बात कर लें। एक बड़ी खबर ये आई कि धनंजय सिंह को लेकर के जिस तरीके की खबरें आ रही थी, धनंजय सिंह को ज़मानत मिल गई, चुनाव हालाँकि वो नहीं लड़ पाएँगे। इसके साथ-साथ इधर अखिलेश यादव को लेकर के जिस तरीके की चर्चाएँ चली और अखिलेश यादव एकदम से कन्नौज से वो उम्मीदवार हो गए। अब उसके बाद राहुल गांधी को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अंदर खाने से खबर ये आ रही है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अब अमेठी या रायबरेली कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। एक तरफ धनंजय सिंह का बाहर आ जाना, दूसरी तरफ अखिलेश यादव का चुनावी मैदान में उतर जाना और फिर राहुल गांधी के उत्तर प्रदेश में ग्रैंड एंट्री कितना प्रभावित करेगी चुनाव को? क्या स्थिति रहेगी इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव इससे कितना प्रभावित होगा? भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर हम सोचें तो क्या कुछ स्थितियाँ बदलेंगी इसमें? देखिए, तीनों अलग-अलग खबरें हैं। आपने जो बात की अखिलेश की, अखिलेश को कन्नौज से खड़ा होना ही था क्योंकि अगर वो लीड कर रहे हैं और 63 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और 17 सीटों पे उनका अलायंस है कांग्रेस के साथ और बीएसपी इस दफ़ा उनके साथ अलायंस में नहीं। तो जो उनकी होम सीटें हैं जैसे आजमगढ़ है, बदायूं है, मैनपुरी है, एटा है, आपकी कन्नौज है, इन सीटों पर तो उनको जीत दर्ज करनी ही करनी है। वही 20 और 20 का पकड़ आंकड़ा कैसे पार करेंगे? और यही कुछ टारगेट कांग्रेस का अपना भी है कि कम से कम 17 सीटों पे लड़े हैं तो 5 या 7 सीटें तो आनी चाहिए। अब रायबरेली और अमेठी ट्रेडिशनली गांधी बैशन की सीट रही हैं और वरुण गांधी को बीजेपी ने ऑफर किया तुम रायबरेली से खड़े हो जाओ। तो ये बीजेपी की नीति रही है शुरू से ही कि भाई को बहन से लड़ा दो, घर में परिवार में भाभी को टिकट दे दो तो ससुर से लड़ा दो। आपने हरियाणा में देखा किस तरह नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, रंजीत चौटाला तीनों ही आपस में भिड़े हुए और ऐसा ही कुछ माहौल वो रायबरेली में बना के कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते थे। पर वरुण गांधी जो थे वो सियानत दिखा गए, स्मार्ट थे। उन्होंने मना कर दिया कि अगर मेरी बहन खड़ी हुई या कोई भी कांग्रेस का खड़ा हुआ तो उनकी ट्रेडिशनल सीट है और जो कि वो परिवार की सीट है, मैं उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं खड़े करूंगा। मुझे लड़ना होगा तो मैं फिर कभी लड़ लूंगा, जरूरी नहीं है कि मैं इस बार नहीं लड़ूंगा तो आगे मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और अखिलेश के लिए मजबूरी हो गई क्योंकि बाकी सीटों पर जब उनके सब रिश्तेदार खड़े हैं, राम गोपाल के भी बेटे लड़ रहे हैं, शिवपाल के भी बेटे लड़ रहे हैं, तो और डिम्पल यादव का भी है, तो ये तो तय हो जाता है कि अखिलेश यादव को फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। तो अच्छा कदम है उनका लड़ने का। तीसरी बात जो आपने धनंजय वाली की, अब धनंजय जी को बेल जो मिली है वो मैंने उनके केस के मुतालिक तो पूरी रिपोर्ट, उनका ऑर्डर मैंने नहीं देखा है कि किस बिना पे उनको बेल दी गई है या कौन से केस में दी गई है। उन पे तो कई मुकदमे हैं, तो ये हत्या का मुकदमा था या फिरौती का मुकदमा था, क्या था। पर एक बात तो तय है कि बीजेपी राज में भी जातवाद बहुत है, मतलब वर्ग का बड़ा है कि हिंदू अगर गैंगस्टर है तो उसको बिल्कुल मालाएं पहनाई जाती हैं और अगर मुस्लिम गैंगस्टर है तो उसको सरेआम गोली मार दी जाती है। आपने मुख्तार अंसारी को देखा कैसे पॉइजन करके जेल में खत्म कर दिया, हालांकि उनके परिवार का ये कहना है भी उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अतीक अहमद का आपने देखा कि हॉस्पिटल ले जाते हुए कैसे पुलिस कस्टडी में हिरासत में उसको लाया गया था विटनेस के लिए और उसको उसकी हत्या कर दी गई। और यही लॉरेंस बिश्नोई जब तिहाड़ से बैठ के अपना गैंग ऑपरेट करते हैं तो तरह तरह की अटकलें लगाई जाती हैं कि उनके तार जो हैं वो गृह मंत्रालय तक जुड़े हुए। तो ब्रिजेश सिंह का भी शुरू से ये रहा है क्योंकि वो ठाकुर हैं, हिंदू हैं और बीजेपी हो सकता है उनकी सेवाएं इस्तेमाल कर रही हो या ना भी कर रही हो, पर एक सॉफ्ट कॉर्नर तो उनका आज की डेट में जो वहाँ की सरकार है उसका है ही है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे सेंटर। मतलब जी सर
चूंकि पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद से ठाकुर वोटरों की एक बड़ी नाराजगी बताई जा रही थी। इसके अलावा जिस तरीके से जनरल वीके सिंह और कुछ और लोगों के टिकट काटे गए, उसको लेकर के भी ठाकुर बिरादरी की एक नाराजगी बताई जा रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर खास करके इसका असर बताया जा रहा था और कुछ और जगहों पर भी। इधर ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के मामला चल ही रहा था, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड उस पर क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो ये कई सारी ऐसी चीजें एक साथ हो गई थी, क्योंकि धनंजय सिंह तो लंबे समय से बाहर थे और इन चुनावों के वक्त जब वो चुनाव लड़ने का उन्होंने घोषणा कर दिया था, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जो कदम है वो कितना प्रभावित करेगा? देखिए, हो सकता है डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश की गई। आपने देखा राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार में जब इलेक्शन हुए, जो विजय रूपाला वाली आपने बात कही, उसका सीधा सीधा असर वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटों पर हुआ। आपने देखा गाजियाबाद में ये बात खड़ी होगी कि राजपूतों को नुमाइंदगी क्यों नहीं दी गई वीके सिंह के बाद। और ऐसा ही कुछ मामला सहारनपुर में उठा, और सहारनपुर में मामला उठा, उसका फायदा कांग्रेस पार्टी ले गई। और यही कुछ मामला सहारनपुर के बाद मेरठ में उठा, और मेरठ में ये सुनने में आ रहा है कि अरुण गोविल जी अपने परिवार के साथ इलेक्शन के अगले दिन, जो कि आज पड़ता है, तो आज वो बम्बई के लिए प्रस्थान कर गए हैं। तो टीवी सीरियल के राम तो चले गए मेरठ छोड़कर। अब वो काउंटिंग के समय आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो बात का विषय है। पर कहने का मतलब है एक उदासीनता सी छाई हुई थी बीजेपी जी। काडर में, क्योंकि जब राजपूतों का वहां पे शपथ ग्रहण हुआ और चौधरी पूरन सिंह ने कहा कि हम लोग वोट नहीं देंगे, और इसकी आवाज सिर्फ उत्तर प्रदेश की ये 5-7 सीटों पर नहीं गूंजी, इसका व्यापक असर जो है वो राजस्थान की सीटों पर पड़ा। और जहां राजस्थान में पिछली बार बीजेपी की 25 में 25 सीटें आई थी, अब सुनने में ये आ रहा है कि 12 या 13 सीटों पर उनकी जो लड़ाई है वो बड़ी कठिन हो गई है। तो ये जो एक्स्ट्रा उन पे प्रेशर पड़ा कि वो यूपी में तो मान के चल रहे थे कि पिछली बार अगर 62-63 आई हैं तो इस बार भी 63 आएंगी, तो राजस्थान से उनको 25 में उम्मीद थी, क्योंकि 400 का उन्होंने नारा दे रखा है। और राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कर्नाटक में डीके शिव कुमार सिद्धारमैया की जो सरकार है, उन्होंने जो वादे किए वो वादे पूरे किए। 1 साल होने को आया उनकी सरकार को, तो वहां भी जेडीएस कमजोर पाई जा रही है, बीजेपी कमजोर लग रही है। तो अगर 50-50 वहां भी हो गया तो भाई 5 या 7 सीटें बहुत होती है नुकसान। बिहार आपने देख लिया, तेजस्वी यादव का क्या हाल चल रहा है। जी जी। अ, एक जिस तरीके से सर अभी उदासीनता की बात हुई, लगातार पहले चरण में जब वोटिंग हुई, उसमें भी गिरावट हुई पिछले बार के मुकाबले, 2019 के मुकाबले, और इस चरण का हाल भी वही रहा। तो ये जो उदासीनता है, एक तरफ वोटरों की उदासीनता, दूसरी तरफ भाजपा के यानी सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं की उदासीनता की भी लगातार खबरें आ रही हैं। अगर उदासीनता का स्तर ये है, एक तरफ कार्यकर्ता उदासीन है, नाराज भी बताए जा रहे हैं, क्या वजहें देखते हैं आप उन कार्यकर्ताओं की नाराजगी के? और साथ ही साथ जो वोटरों की ये उदासीनता इस स्तर की है, तो फिर 400 पार की जो बात हो रही है उसमें कितना दम है? क्या ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ माइंड गेम थी? देखिए, पिछले 2 हफ्तों के अगर आप चीजें देखें, 9 अप्रैल के बाद से, और खासकर बिटवीन 14 अप्रैल और ये जो अभी 28 अप्रैल की हम लोग बैठे हैं 2 हफ्ते में, इन 2 हफ्तों में क्या हुआ? इन 2 हफ्तों में बांसवाड़ा में जो प्रधानमंत्री मोदी ने सांप्रदायिकता उन्माद की बात की, और उन्होंने ये कहा कि उनके मैनिफेस्टो में कांग्रेस के ये लिखा है कि उसमें मुसलमानों को संपत्ति पहले दे दी जाएगी देश की। और उसके बाद उन्होंने तीसरे भाषण में ये भी कह दिया कि अगर आपका फ्लैट कोई शहर में है तो उसमें 2 कमरे घुसपैठियों को दे दिए जाएंगे। और फिर मंगलसूत्र का भी उन्होंने हिसाब किताब शुरू किया। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को हजम नहीं हुआ, क्योंकि लोग मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज अब वो सर्वोच्च पद पर हैं, पिछले 10 साल से पीएम हैं, तो अब वो ऐसी बातें ना करके और जय श्री राम की उद्घोषणा से अपने भाषण को ना शुरू करके वो काम की बात करेंगे। वो अपने सरकार की उपलब्धियां बताएंगे कि इस सरकार ने कितने रोजगार दिए, इस सरकार ने जीडीपी में कितना इजाफा किया, इस सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को कैसे कंट्रोल किया, इस सरकार ने लोगों की जो उम्मीदें थी 10 साल में उनको कैसे पूरा किया, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों। पर हुआ क्या, वो जब उन्होंने पूरे देश को 4 वर्गों में बांट दिया, और उन 4 वर्गों के लिए भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं लिखा, और दूसरी बात है उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को टारगेट कर दिया, तो जो लोग कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख भी नहीं रहे थे, उन्होंने भी अपने कलर प्रिंट आउट निकाल के और वो 25 गारंटियां पढ़नी शुरू कर दी। मतलब जो काम कांग्रेस का कार्यकर्ता, काडर या कांग्रेस से जुड़ा वर्कर
नहीं कर पा रहा था, उस पर्चे को लोगों के घर तक नहीं पहुंचा पा रहा था, गारंटी कार्ड को, वो गारंटी कार्ड मोदी जी ने स्टैम्प कर दिया। तो ये सबसे बड़ा जो उलटफेर हुआ दूसरे चरण से पहले, तो वो हुआ। दूसरी बात, जो राहुल गांधी के खिलाफ मोदी जी ने झूठे आरोप लगाए, उसका उल्टा असर हो गया। उसका उल्टा असर ये हो गया कि गरीब लोगों को ये लगा कि राहुल गांधी तो हमारे साथ भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में थे, हमारी प्रॉब्लम सुन रहे थे, किसानों के साथ धान रोपण कर रहे थे, श्रमिकों के साथ मोटरसाइकिल ना लेबर के साथ लग के मोटरसाइकिल का रोलबाग में ठीक कर रहे थे, श्रमिकों के साथ बैठ के उनकी दिहाड़ी मजदूरी कितने दिन मिलती है साल की, उसकी बात कर रहे थे। तो ज्यादा कनेक्टिविटी राहुल गांधी की पब्लिक के साथ थी, और कहीं मोदी जी उस कनेक्टिविटी को, जो 2014 की उनकी कनेक्टिविटी थी, वो कनेक्टिविटी उनकी लूज हो गई। इस वजह से भी एक दूसरा वजह ये है। तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे नजर आता है, जो इन्होंने संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, आरक्षण बचाओ का जो SC ST OBC समाज के, हमारे वंचित समाज के लोग हैं, उनको ऐसा लगा कि 400 का पार का नारा देकर, और ऐसा बात नहीं कहीं आग लगती है तो धुआं होता है। विवेक देव रॉय का एक आर्टिकल है 2023 का, अक्टूबर या नवंबर के महीने का, मेरे पास आर्टिकल की कॉपी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस समय के साथ हो जाते हैं तो देश और प्रगति कर सकता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना या उसको छेड़ना, आपको पता है कि मतलब भूसे में आग लगाने के बराबर। और अब इसमें मोदी जी को खुद आग में पानी डालने का काम करना पड़ा, ये कह के कि BR अम्बेडकर आ जाएंगे तब भी संविधान नहीं बदल सकता। तो आपने 400 पार का नारा दिया क्यों? और आप ही के पार्टी के लोग, आप ही के समर्थक, आप ही के प्रायोजक सब ये बात कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा। तो जब SC ST OBC समाज को ये लगा कि उनकी रिजर्वेशन 15% रिजर्वेशन SC ST की, 27% OBC उनके हाथ से चली जाएगी, और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो जाति जनगणना कराकर, सेंसस कराकर, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचा गया। और मोदी जी को समझ में नहीं आया कि अब वो करें तो करें क्या। और इसी वजह से चरण 1 और चरण 2 के मतदान में गिरावट, भाजपा की सीटों में गिरावट को भी दर्शाती है। जैसे आपने देखा, मथुरा में 49% वोट पड़ा, मेरठ में 52% वोट पड़ा, गौतम बुद्ध नगर में 53% वोट पड़ा, मतलब 55 के नीचे नीचे, 55% के नीचे नीचे, जो पिछले 2019 में 65% प्लस वोट पड़ा था। उसका कारण एक तो उस समय पे पुलवामा और बालाकोट करा के, जब मोदी जी ने ये नारा दिया कि ये मोदी जी की सेना है, तो जब उसको लोगों को क्लिक किया कि देखिए, जो काम हमने पहले पिछले 20 सालों में नहीं कर पाए, वो सडनली मोदी जी ने 2019 में बालाकोट में अटैक करके टेररिस्ट खत्म कर दिया और पुलवामा का बदला ले लिया। तो एक वो कहते हैं ना, सूडो नेशनलिज्म में मोदी जी को भरपूर वोट पड़े, लोगों ने घर से जा जाके मोदी को वोट दिए। और कई लोग इस बात का प्रमाण भी देते हैं कि हमने पिछली बार मोदी जी को बालाकोट और पुलवामा पे वोट दिया था, पर इस दफा वो वोट इसलिए कट गया कि अग्निवीर स्कीम ले आए। इन्होंने 4 साल में उसी फौजी बच्चे को रिटायर कर दिया। 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, 3.5 साल की नौकरी होगी, तो 4 साल में बच्चा रिटायर हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, जब मोदी जी की सेना के बेसिस पे आपको 300 सीटें मिलती हैं, 303 सीटें मिलती हैं, और अब उसी का आप अपना जो जो अंग आपका जो काम कर रहा है, जो आपको डिविडेंड दे रहा है, आप उसी को काट देते हो। तो अग्निवीर का भी एक बहुत बड़ा गुस्सा लोगों का, खासकर राजस्थान हरियाणा में। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ से फौज में बहुत लोग भर्ती होते हैं। और राजस्थान में जो राजपूतों का और त्यागी समाज का गुस्सा है, SC ST OBC का रिजर्वेशन को लेकर गुस्सा है, ये इन पर कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ गया। और जो पिछले इलेक्शन में पन्ना प्रमुखों ने, देखिए, इलेक्शन जिताया, इनका काडर कितना मजबूत है, घर घर जाते हैं और वहां से राशन भी लेते हैं, वहां से चंदा भी लेते हैं और दिन रात काम करते हैं। इस बार वो 400 पार में पन्ना प्रमुख नजर ही नहीं आए। और कई लोग तो इस बात की भी पुष्टि करते हैं कि पिछले 2019 और खास 2022 के इलेक्शन में भी जिस तरीके से RSS का काडर घर घर जाकर राशन भी इकट्ठा करता था और पर्ची भी देता था और पता भी करता था आसपास पड़ोस में किसके पास पर्ची नहीं पहुंची है, वो काडर भी इस बार घर से नहीं निकला। अब इसका आप ये भी कह सकते हैं कि 2 फ्राइडेज इलेक्शन हो गया, लॉन्ग वीकेंड आ गया, इस वजह से जो शहर का वोटर था उसको समय मिल गया, शुक्रवार शनिवार इतवार का वो घर से बाहर निकल गया। और ग्रामीण वोटर जो है, वो गेहूं की कटाई चल रही है, गेहूं का रेट बहुत धीरे से मिल रहा है, पहले सरसों की कटाई चल रही थी, अब गेहूं की कटाई चल रही है। और पीछे ओलावृष्टि और बारिश भी हुई, जिसमें अब वो अपनी गेहूं की फसल को बचाएगा या वो वोट डालने जाएगा। तो इस वजह से भी ग्रामीण अंचलों में वोट कम पड़ा। और तीसरा सबसे बड़ा विषय है अग्निवीर की स्कीम को लेकर।
और मोदी जी की ये जाति आधार पर या वर्ग विशेष पर जो इन्होंने टिप्पणी करी, महिला के मंगलसूत्र पर या हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता कराने पर, तो लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए और इन लोगों के पास कोई ज्यादा देने को है नहीं। जब भी इलेक्शन आता है वो हिंदू मुसलमान करके और सांप्रदायिकता फैलाकर इलेक्शन बटोरने का। तो इस बार वो तीसरा घिसा पिटा रिकॉर्ड जो है तीसरे इलेक्शन में नहीं चलेगा। मोदी जी को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। आपने देखा पिछले 2 चरण में आपने 190 सीटों का जिक्र किया। 190 सीटों में 55% से लेके 60% तक सीटों पर बीजेपी बैकफुट पर है। मैं ये नहीं कहता कि वो हार रही है, क्योंकि हार और जीत में तो बहुत सारी चीजें आती। हार और जीत में तो अभी इलेक्शन में काउंटिंग भी होगी, 5 जून को रिजल्ट आने हैं। इन द मीनवाइल अभी 5 चरण के इलेक्शन है, तो हार जीत का फैसला तो नहीं हो सकता। पर ये जरूर आप कह सकते हैं कि बीजेपी इन दोनों चरणों में इंडिया अलायंस के पीछे है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं कहना चाहता हूं, आपने 2014 और 19 के इलेक्शन में देखा कि बीजेपी नरेशन सेट करती। 2019 के इलेक्शन में पुलवामा और बालाकोट नरेशन में था, और इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस प्रमुख पार्टी थी वो उसको ट्रेल कर रही थी। 2014 में राम मंदिर और करप्शन, काला धन, ये प्राइम मुद्दा था, और कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के पास नरेशन नहीं था। इस दफा वो 25 गारंटियां लाकर कांग्रेस जो है लीड में आ गई है, इंडिया अलायंस लीड में आ गया, और कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी सफाई देता फिर रहा है। तो कई बार होता जी है रेस में कोई आगे निकल जाता है तो पीछे उसको फॉलो करने में टाइम लगता है। अब ये रेस क्लोज रेस है, इसमें आप कह सकते हैं कि इस दौड़ में बीजेपी भी आगे निकल सकती है, कांटे की टक्कर है। पर अभी इंडिया अलायंस का खिलाड़ी जो है वो बीजेपी के खिलाड़ी से आगे नजर। जी। यहाँ 2 सवाल सर मेरे हैं जिनका ज़िक्र अभी आया, उनको थोड़ा संक्षेप में, उनको मैं बहुत छोटे-छोटे उसमें समझना चाहूँगा। एक आपने ज़िक्र किया पन्ना प्रमुखों का। पन्ना प्रमुखों को लेकर के या काडर के गायब होने की जो बात है, कहा ये जा रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं, जो चाणक्य हैं, अमित शाह साहब, जिस तरीके से बाहरियों को दूसरे दलों से ला करके भाजपा में जॉइन कराया गया, चाहे वो किसी भी तरह के आरोप से घिरे हुए रहे हों, और फिर उनको किसी को राज्यसभा भेजा गया, किसी को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, किसी को विधानसभा का चुनाव लड़ा करके कहीं मंत्री बना दिया गया, कहीं उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इस बात से काडर और काडर के जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके भाजपा के चाहे आरएसएस वाले जो लोग हैं, वो नाराज हैं, और इसी के चलते वो घर से निकल नहीं रहे, उदासीन होकर बैठे हैं। तो ये क्या एक बड़ी वजह है इस तरीके की जो खबर आ रही है? और दूसरा जो है वो स्ट्रेटेजी बदलने की आपने बात की। पहले चरण के चुनाव के बाद जिस तरीके से जब चुनाव परिणाम जो वोट परसेंटेज आया, उसके बाद एक बड़ा बदलाव देखा गया, और वो बदलाव जो था वो भाषणों में देखा गया था। जिस तरीके से पहले 400 पार और अर्थव्यवस्था और विकास की रफ्तार की बात हो रही थी, वो सब किनारे हो गई, घोषणा पत्र किनारे हो गया। हार्ड हिंदुत्व की बात होने लगी, मुसलमानों का डर दिखाया जाने लग गया। इसके अलावा घुसपैठियों को आपके घर में जो है आधा हिस्सा दे देने की बात होने लग गई। तो ये एक बड़ा बदलाव आया था। तो क्या ये भी उसी स्ट्रेटेजिक बदलाव का हिस्सा था? और जब दूसरे चरण में वोटिंग कम हुई है, तो क्या इसमें अभी और ज़्यादा तल्खी और ज़्यादा गर्मी आने के आसार माने जाएँ? देखिए, पहले चरण के चुनाव में बीजेपी को बैकफुट क्यों होना पड़ा या बैकसीट क्यों होना पड़ा कि उन्होंने ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं दी टिकट बांटने। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में यही आई कि हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। राम मंदिर के प्रतिष्ठान तो हो गए, पर आप कोई भी कैंडिडेट हम पे थोप नहीं सकते, ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। तो पहले चरण का चुनाव तो ड्यू रिप्रेजेंटेशन कैंडिडेट्स का चुनाव उस पर था। जो आपने पन्ना प्रमुखों की बात की, तो ये बात आप ही ने जवाब दे दिया इसका कि जब मोटिवेशन लो होती है तो कार्यकर्ता भी सड़क पे नहीं निकलता, वो किस मोटिवेशन से निकले। तो पन्ना प्रमुखों के पास लिस्ट तो है, पन्ना प्रमुख लोगों को फोन तो कर रहे हैं, पर अगर आपका काडर जो है वो सड़क पे नहीं दिख रहा है, लोगों के घरों में घंटी मार के उनके पास नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो मोदी जी की और अमित शाह जी की सेंट्रलिस्ट पॉलिटिक्स से डिस्कनेक्टेड है। क्षेत्रीय नेता, चाहे वो राजनाथ सिंह हो जो नेशनल लेवल पॉलिटिक्स पे हैं पर उत्तर प्रदेश से जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जो सीएम है यूपी के, लोगों को उनसे कंप्लेंट नहीं है। लोग कहते हैं कि ये तो देखिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, चाहे वो बुलडोजर नीति से किया हो, कैसे भी किया हो, कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में योगी सरकार सफल रही है। पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि वो कुछ ऐसा काम, मतलब जैसे दिल्ली के लोग आते हैं, मीटिंग करते हैं और कहते हैं देखिए 2014 और 19 में
योगी जी के नेतृत्व में 2 असेंबली इलेक्शन और 2 पार्लियामेंट इलेक्शन बीजेपी जीती है तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। उसमें उन्होंने योगी जी का एक मोटिवेशनल बात तो कही, उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई, पर कहीं ना कहीं जब कथनी और करनी में ये आ जाता है कि उनकी अमित शाह जी से हमेशा ठनी रहती है। पीछे आपने देखा अरविंद शर्मा को वो इम्पोर्ट देकर वहां पे डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश कर रहे थे, फिर जस्ट बिफोर इलेक्शन उन्होंने 2 या 3 मिनिस्टर शायद इंडक्ट कराए उत्तर प्रदेश सरकार में। तो जब ये सब चीजें होती हैं, इंटरेस्टिंग मेथड यूज होते हैं, तो जो नेता होते हैं, जो आप समझिए जो शीर्ष नेतृत्व में डिसीजन मेकिंग बॉडी में नहीं होते हैं। अब इसमें तो डिसीजन मेकिंग बॉडी में खाली 2 ही हैं लोग हैं, एक मोदी जी हैं और एक अमित शाह हैं। उनके नीचे के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पॉलिसी से एग्री नहीं करते। आपने देखा नागपुर में नितिन गडकरी का इलेक्शन जो है वो टफ हो गया, क्योंकि नितिन गडकरी हमेशा अपना मोदी जी की नीतियों पर कोई ना कोई कटाक्ष करते रहते हैं। हालांकि उनकी मिनिस्ट्री ने काम अच्छा किया और उसमें भी इम्प्रोप्राइटरी और ओवर बिलिंग के बहुत सारे इल्जाम हैं कि जो प्रोजेक्ट्स सस्ते में हो सकते थे वो 100 गुना कॉस्ट पे, 50 गुना कॉस्ट पे हुए और वो अपने पूंजीपति पार्टनर्स के इर्द गिर्द ही ज्यादा पाए जाते हैं। नागपुर में उनको 15 दिन बहुत मेहनत करनी पड़ी और ये भी कहा गया कि शायद मोदी जी के समर्थक उनको इलेक्शन हरवाने की कोशिश कर रहे थे ताकि दोबारा ना जीते। एक बात मैं और कहूंगा, जैसे शिवराज चौहान को तीसरी बार जीत के मध्य प्रदेश में सीएम नहीं बनाया गया, इसका भी जो है इफेक्ट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि आज योगी महाराज को ये भी लग सकता है कि मान लीजिए अगर ये तीसरी बार जीत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर तो मुझे तो ये किसी दिन भी हटा सकते हैं और मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो इस वजह से भी काफी क्षेत्रीय जो इनके संगठन के लोग हैं या जो नेता हैं या जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कहीं अपने आप को थ्रेटेंड पा रहे थे मोदी जी के अंदर, क्योंकि मोदी जी बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, रात रात को फैसले करते हैं, दिन में कोई बात नहीं करते। रात को 8 बजे डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, रात को 9 बजे जीएसटी अनाउंस कर देते हैं, तो अभी भी कुछ कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, फिर 2 ऑपोजिशन के सीएम्स को अरेस्ट कराना, जैसे हेमंत सोरेन को उन्होंने अरेस्ट करवा दिया, फिर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करवा दिया, तो डीएमके हो या सीपीएम हो या ममता बनर्जी हो या मैं कहता हूँ उड़ीसा के बीजू पटनायक ही क्यों ना हो या जगन मोहन रेड्डी क्यों ना हो, जगन मोहन रेड्डी पे भी तो उन्होंने अटैक किया था, उनके चीफ सेक्रेटरी को और एक आदमी को कहा कि ये जो है इम्प्रोप्राइटरी का कोई केस है, पैसे का लेन देन है, तो उन्होंने हर आदमी पे अटैक किया है, चाहे वो ऑपोजिशन का रहा हो चाहे वो उनका अलायंस का पार्टनर रहा हो। 36 से 17 अलायंसेस पे वो आ गए और ये 17 अलायंसेस इतने लूज अलायंसेस हैं कि आने वाले समय में अगर मोदी जी की जो नाव है वो जरा से भी डगमगाई और ऐसा लगा कि ये तो 400 छोड़िए 200 पार मुश्किल हो रहा है, तो इनके अपने अलायंस पार्टनर्स छोड़ के इंडिया अलायंस में चले जाए और वो लोग मेजोरिटी में अच्छी खासी सरकार बना सकते हैं। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाहिए। जी, चलिए, निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ताओं की उदासीनता है उसमें एक बड़ी भूमिका गलत नीतियों की है। जिस तरीके से तमाम बड़े-बड़े आरोपी, भ्रष्टाचार के जो आरोपी थे, दागी थे, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कराया गया। पहले नारा दिया गया कि कांग्रेस मुक्त भारत और फिर बाद में धीरे से कांग्रेस युक्त भाजपा कर लिया गया। तो इससे काडर में जो है वो नाराजगी और उसी नाराजगी की चलते शायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आतंजीत सर इन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। थैंक यू सो मच।